यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे गरीब भाई बहन को टीटी ने बिना टिकट पकड़ा, फिर उनके साथ जो किया। दोस्तों, लखनऊ रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 4। सुबह का समय था और ट्रेन आने वाली थी। प्लेटफॉर्म के एक किनारे पर मीरा और उसका बड़ा भाई सूरज खड़े थे। मीरा के हाथों में एक पुराना बैग था जिसमें उसकी किताबें और कुछ जरूरी कागजात रखे थे। उसने एक बहुत ही साधारण और पुराना सलवार सूट पहना हुआ था और पैरों की चप्पलें भी जगह जगह से घिस चुकी थी। आज उसे दिल्ली जाना था, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा यानी यूपीएससी का इंटरव्यू देने। मीरा के चेहरे पर एक अनजाना सा डर साफ झलक रहा था। भैया, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मीरा ने अपने कांपते हुए हाथों से बैग को कसकर पकड़ते हुए कहा। दिल्ली में तो सब बड़े लोग आएंगे, मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। पता नहीं वो लोग मुझे देखकर क्या सोचेंगे। दोस्तों, सूरज ने अपनी बहन के सिर पर हाथ रखा और प्यार से बोला, मीरा, जो लोग कपड़ों से इंसान की औकात नापते हैं वो खुद अंदर से बहुत छोटे होते हैं। तू वहां अपने कपड़े दिखाने नहीं जा रही है, तू अपनी वो मेहनत दिखाने जा रही है जो तूने रात रात भर जाग कर की है। तू बस अपने भैया की मेहनत पर भरोसा रख। तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। दोनों किसी तरह भीड़ को चीरते हुए जनरल डिब्बे के अंदर घुस गए। डिब्बे में बहुत भीड़ थी। सूरज ने मीरा को एक सुरक्षित जगह पर खड़ा कर दिया और खुद उसके सामने खड़ा हो गया। सफर शुरू हो चुका था। कुछ देर बाद डिब्बे में टीटी आ गया। टीटी का रवैया बहुत कड़क था और वह बिना टिकट वालों को बुरी तरह से जलील कर रहा था। धीरे धीरे वो सूरज और मीरा के करीब आ गया। चलो, टिकट दिखाओ, टीटी ने सूरज की तरफ देखकर भारी आवाज में कहा। उसकी नजरें उन दोनों की हालत पर टिक गई थी। दोस्तों, सूरज ने हाथ जोड़ लिए और बहुत ही डरी हुई आवाज में कहा, साहब, हमारे पास टिकट नहीं है। टीटी की भौहें तन गई। उसने गुस्से में कहा, टिकट नहीं? ये ट्रेन क्या तेरे बाप की है जो मुंह उठाकर चढ़ गया? पूरे डिब्बे के लोग उन दोनों को देख रहे थे। सूरज की आंखों में बेप्सी के आंसू आ गए। साहब, मैं बहुत गरीब मजदूर हूं। मेरी छोटी बहन का आज दिल्ली में यूपीएससी का इंटरव्यू है। गांव से लाए सारे पैसे खर्च हो गए। साहब, बस इस बार जाने दीजिए। मेरी बहन की पूरी जिंदगी का सवाल है साहब, उसे दिल्ली पहुंच जाने दीजिए। टीटी ने एक जोरदार ठहाका लगाया। अरे ओ भिखमंगे, शक्ल देखी है अपनी? ये फटे कपड़े पहनकर कलेक्टर बनोगी तुम लोग? तुम्हारा काम सड़क पर झाड़ू लगाना है, वही करो। मेरे सामने ये गरीबी का नाटक मत कर। चलो, अगले स्टेशन पर दोनों के दोनों ट्रेन से नीचे उतर जाना। मीरा रोने लगी। अंकल जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरा इंटरव्यू छूट जाएगा। टीटी ने गुस्से में सूरज का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाया, कहा ना चुपचाप नीचे उतर जाना। सूरज टीटी के पैरों की तरफ झुक गया। साहब, मुझे मार लीजिए, मुझे ट्रेन से फेंक दीजिए, लेकिन मेरी बहन को दिल्ली पहुंच जाने दीजिए। टीटी का घमंड 7वें आसमान पर था। तू ऐसे नहीं मानेगा। ये कहते हुए टीटी ने पूरी ताकत से सूरज के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चटाक। दोस्तों, सूरज जमीन पर गिर पड़ा। उसके होंठ से खून निकल आया। भैया, मीरा चीखते हुए सूरज के पास जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक नौजवान लड़का आगे आया। उसका नाम रोहित था। रोहित ने आगे बढ़कर टीटी की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, शर्म नहीं आती आपको? एक भाई अपनी बहन के भविष्य के लिए आपके पैरों में पड़ा है और आप अपनी वर्दी की ताकत एक बेबस इंसान पर दिखा रहे हैं। रोहित ने अपनी जेब से पैसे निकाले और टीटी के हाथ में थमा दिए। ये लीजिए इसका टिकट और जुर्माना। अब इन्हें परेशान करने की कोशिश की तो मैं आपकी शिकायत ऊपर तक करूंगा। टीटी पैसे लेकर वहां से चला गया। रोहित ने नीचे झुककर सूरज को उठाया। सूरज अभी भी कांप रहा था। भैया, आपने मेरी बहन के सपने बचा लिए, सूरज ने हाथ जोड़ते हुए रोकर कहा। रोहित ने प्यार से सूरज के हाथ नीचे किए और कहा, हाथ मत जोड़िए। एक बेटी को पढ़ाना दुनिया का सबसे बड़ा काम है। अपनी बहन के सपने कभी टूटने मत देना दोस्त। रोहित ने अपने पर्स से कुछ और पैसे निकाले और सूरज की जेब में डाल दिए। ये रास्ते में काम आएंगे, इन्हें रख लीजिए। दोस्तों, मीरा ने रोते हुए कहा, थैंक यू भैया। रोहित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ऑल द बेस्ट।
कलेक्टर साहिबा और अगले ही स्टेशन पर उतर गया। अगली सुबह ट्रेन नई दिल्ली पहुंची। दिल्ली की चकाचौंध देखकर दोनों एक पल के लिए सहम गए। सूरज ने रोहित के दिए हुए पैसों से स्टेशन के बाहर एक ढाबे पर मीरा के लिए एक प्लेट खाना खरीदा। भैया, आप भी खा लो ना, मीरा ने खाने का निवाला सूरज की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सूरज का पेट भूख से ऐंठ रहा था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि दोनों पेट भर सके। सूरज ने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, तू खाना, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैंने रात को ही स्टेशन पर समोसे खा लिए थे, तू आराम से खा, आज तेरा इंटरव्यू है। मीरा अपने भाई का झूठ समझ गई थी, लेकिन वह बिना कुछ कहे अपने आंसू पीते हुए खाना खाने लगी। वे दोनों पैदल ही इंटरव्यू सेंटर की तरफ बढ़ने लगे। सूरज के पैरों में चप्पल नहीं थी, वो नंगे पैर तपती हुई सड़क पर चल रहा था। भैया, सड़क बहुत गर्म है, आपके पैर जल रहे होंगे, मेरी चप्पल पहन लीजिए, मीरा ने अपनी चप्पल उतारते हुए कहा। सूरज ने उसे डांटते हुए कहा, मैं एक मजदूर हूं, मेरे पैरों को बचपन से ही इस धूप की आदत है, तू अपनी चप्पल पहन वरना तेरे पैरों में छाले पड़ जाएंगे। एक भाई अपनी बहन को मंजिल तक पहुंचाने के लिए नंगे पैर चलता जा रहा था। दोस्तों, काफी देर पैदल चलने के बाद आखिरकार वे यूपीएससी बिल्डिंग के मुख्य गेट पर पहुंच गए। गेट के बाहर महंगी गाड़ियां खड़ी थी और चमचमाते सूट पहने हुए अमीर बच्चे अपने माता पिता के साथ खड़े थे। उन सबके बीच मीरा के पुराने कपड़े और सूरज की हालत किसी भिखारी जैसी ही लग रही थी। मीरा का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। जैसे ही सूरज और मीरा ने गेट के अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाया, वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी लाठी उनके सामने कर दी। ओए भिखारियों, अंदर कहाँ जा रहे हो? ये वीआईपी सरकारी ऑफिस है, यहां भिखारियों की एंट्री नहीं होती, चलो भागो यहां से, गार्ड चिल्लाया। सूरज ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, हम भिखारी नहीं हैं, मेरी बहन मीरा का आज यहां कलेक्टर का इंटरव्यू है, प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। गार्ड ने मीरा को ऊपर से नीचे तक घृणा भरी नजरों से देखा। शक्ल देखी है अपनी, ये फटे कपड़े पहनकर और नंगे पैर आ गए हैं देश की सरकार चलाने। अंदर सब बड़े घरों के पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, तुम जैसे गवारों का यहां क्या काम? ये कहते हुए गार्ड ने मीरा के हाथ से उसका एडमिट कार्ड छीन लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। जाली कागज बनाकर मुझे बेवकूफ मत बनाओ। गार्ड ने उस एडमिट कार्ड पर अपना जूता रख दिया। मीरा के सब्र का बांध टूट गया। वह जमीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, चलो भैया, यहां से चलो, ये जगह हमारे लिए नहीं है, हमने अपनी औकात से बहुत बड़े सपने देख लिए, चलो वापस चलते हैं। सूरज ने अपने नंगे पैरों से गार्ड के जूते के नीचे से वो मिट्टी में सना हुआ एडमिट कार्ड खींचा। उसने उसकी धूल साफ की और उसे मीरा के हाथों में रख दिया। सूरज ने मीरा को उठाया और एक मजबूत आवाज में कहा, मीरा, सर मत झुका, इन्हें बोलने दे जो बोलना है। ये लोग नादान हैं, जो सिर्फ कपड़े देखकर इंसान की औकात तय कर रहे हैं। याद रखना मेरी बहन, इस कागज पर मिट्टी लगी है, तेरी किस्मत और तेरी मेहनत पर नहीं। दोस्तों, सूरज ने आसपास खड़े उन अमीर लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जब ये बड़े लोग ऐसी के कमरों में बैठकर पढ़ रहे थे, तब तेरा ये भाई धूप में पत्थर तोड़कर तेरे लिए किताबों का इंतजाम कर रहा था। तेरी पढ़ाई मेरे खून और पसीने से हुई है। आज जो लोग तुझ पर हंस रहे हैं ना, कल जब तू वो दरवाजा खोलकर बाहर आएगी, तो यही लोग तेरे सामने सिर झुकाकर तुझे सलाम करेंगे। जा मेरी शेरनी, जा और दिखा दे इस दुनिया को कि गरीब की झोपड़ी में भी सूरज उगता है। अपने भाई के इन शब्दों को सुनकर मीरा के अंदर एक नई ऊर्जा आ गई। उसके सारे आंसू सूख गए। उसने अपना सिर ऊंचा किया। उसने गार्ड की तरफ एक तेज और आत्मविश्वास भरी नजर से देखा। गार्ड उसकी आंखों की चमक देखकर खुद ब खुद पीछे हट गया। मीरा ने अपने भाई के चरण छुए और पूरे आत्मविश्वास के साथ यूपीएससी बिल्डिंग के उस बड़े से गेट के अंदर दाखिल हो गई। दोस्तों, मीरा ने एक गहरी सांस ली, भारी लकड़ी के दरवाजे का हैंडल घुमाया और इंटरव्यू रूम के अंदर कदम रखा। कमरा बहुत बड़ा और वातानुकूलित एसी था। सामने एक लंबी सी मेज के उस पार 5 लोग बैठे थे। देश के सबसे बड़े और अनुभवी आईएएस अधिकारी। उनके चेहरों पर एक अजीब सी गंभीरता थी।
मीरा धीरे धीरे चलकर उनके सामने रखी कुर्सी के पास जाकर खड़ी हो गई। बैठिए मीरा जी, बीच में बैठे पैनल के चेयरमैन ने अपनी चश्मा ठीक करते हुए कहा। थैंक यू सर, मीरा ने कहा और कुर्सी पर बैठ गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। चेयरमैन की नजर मीरा के फटे और पुराने कपड़ों पर गई और फिर उसकी नजर उस कागज, एडमिट कार्ड पर पड़ी जो मीरा ने मेज पर रखा था। उस सफेद कागज पर एक बड़े से जूते का गंदा निशान, मिट्टी साफ छपा हुआ था। चेयरमैन की भौहें तन गई। उन्होंने थोड़े सख्त लहजे में पूछा, मीरा जी, आप देश की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित परीक्षा का इंटरव्यू देने आई हैं। क्या आपको डिसिप्लिन के बारे में नहीं पता? आपका ये एडमिट कार्ड इतना गंदा क्यों है? इस पर यह जूते का निशान कैसा है? दोस्तों, मीरा एक पल के लिए सहम गई, लेकिन फिर उसे बाहर खड़े अपने भाई के नंगे और जलते हुए पैर याद आ गए। उसने अपनी नजरें उठाई और चेयरमैन की आंखों में देखकर पूरे आत्मविश्वास से कहा, सर, ये गंदगी मेरी लापरवाही की वजह से नहीं है। बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे कपड़ों को देखकर मुझे भिखारी समझा और मुझे अंदर आने से रोक दिया। उसने मेरा एडमिट कार्ड जमीन पर फेंककर उस पर अपना जूता रख दिया था। लेकिन सर, मेरे बड़े भाई ने अपने नंगे पैरों से उस जूते के नीचे से ये कागज खींचकर मुझे दिया है। इस कागज पर सिर्फ मिट्टी नहीं है सर, इस पर मेरे भाई का पसीना और मेरा स्वाभिमान लगा है। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। पैनल के सभी सदस्य मीरा की सच्चाई और बेबाकी देखकर हैरान रह गए। चेयरमैन ने मीरा को परखने के लिए अपना पहला तीर छोड़ा। अच्छा, तो मान लीजिए अगर कल आप इस जिले की कलेक्टर बन जाती हैं, तो क्या आप सबसे पहले उस गार्ड को नौकरी से निकाल देंगी जिसने आपकी बेइज्जती की? दोस्तों, मीरा ने बिना एक पल की देरी किए जवाब दिया, बिल्कुल नहीं सर। उस गार्ड ने मुझे इसलिए नहीं रोका क्योंकि मैं गरीब हूं, बल्कि उसने मुझे इसलिए रोका क्योंकि हमारे समाज ने उसे यही सिखाया है कि जो सूट बूट पहनता है सिर्फ वही इज्जतदार होता है। गलती उस गार्ड की नहीं, उस सोच की है। मैं उसे नौकरी से नहीं निकालूंगी, बल्कि मैं एक अफसर बनकर अपना काम इतनी ईमानदारी से करूंगी कि अगली बार वो किसी फटे कपड़े वाले को देखकर उसे भिखारी नहीं, बल्कि एक संघर्ष करने वाला इंसान समझेगा। सर, मैं उसकी सोच बदलूंगी, उसकी रोटी नहीं छीनूंगी। यह जवाब सुनकर पैनल के एक सदस्य ने इंप्रेस होकर हल्का सा सिर हिलाया। लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। पैनल की एक महिला सदस्य ने मीरा से अगला सवाल पूछा, मीरा, हमें पता है कि आप एक बहुत गरीब परिवार से आती हैं। चलिए आपकी इसी स्थिति से जुड़ा एक सवाल पूछते हैं। मान लीजिए आप एक डीएम हैं। एक गरीब मजदूर बिना टिकट ट्रेन में सफर कर रहा है क्योंकि उसे अपनी बहन को परीक्षा दिलाने ले जाना है। ट्रेन का टीटी उसे पकड़ लेता है। अब कानून कहता है कि उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इंसानियत कहती है कि उसे छोड़ देना चाहिए। आप वहां मौजूद हैं, आप क्या करेंगी? दोस्तों, ये सवाल सुनते ही मीरा के कान सुन्न पड़ गए। उसकी आंखों के सामने आज सुबह ट्रेन में टीटी शर्मा द्वारा भैया को मारा गया वो जोरदार थप्पड़ घूम गया। उसके होंठ कांपने लगे, लेकिन उसने अपने आंसुओं को पी लिया। मीरा ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैम, कानून अंधा हो सकता है, लेकिन एक प्रशासक, डीएम, को अपनी आंखें हमेशा खुली रखनी चाहिए। अगर वो मजदूर मजबूरी में है, तो सबसे पहले मैं उस मजदूर के टिकट का जुर्माना खुद अपनी जेब से भरूंगी, ताकि रेलवे, कानून का कोई नुकसान ना हो। लेकिन मेरा काम यहीं खत्म नहीं होगा। एक डीएम के तौर पर मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि मैं ऐसा सिस्टम बनाऊं जहां किसी गरीब को अपनी बहन को पढ़ाने के लिए बिना टिकट सफर करने की नौबत ही ना आए और किसी टीटी को उस बेबस भाई पर हाथ उठाने की जुर्रत ना हो। पैनल के सदस्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मीरा के जवाब किताब से रटे हुए नहीं थे, बल्कि जिंदगी के थपेड़ों से सीखे हुए थे। वे उसकी काबिलियत से पूरी तरह संतुष्ट थे, लेकिन अब बारी थी उसके जज्बात और उसकी नीयत को परखने की। चेयरमैन ने अपनी फाइल बंद की और मीरा की आंखों में देखते हुए सबसे खतरनाक और आखिरी सवाल दागा। मीरा, हम आपके ज्ञान और आपकी सोच से बहुत प्रभावित हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। एक बड़े आईएएस अधिकारी को अपनी पुरानी जिंदगी और अपने अनपढ़ गरीब रिश्तेदारों से दूर रहना पड़ता है, ताकि उसके काम में कोई दबाव या रुकावट ना आए। अगर आपको ये कुर्सी चाहिए, तो हमारी एक आखिरी शर्त है। दोस्तों, मीरा ने घबराहट में पूछा, कैसी शर्त सर? चेयरमैन ने कहा,
आपको अपने इस गरीब और मजदूर भाई को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। आप कलेक्टर बनने के बाद उससे कभी नहीं मिलेंगी और न ही उससे कोई रिश्ता रखेंगी। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो ये नौकरी आपकी है। ये सुनते ही मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में वो सारे दृश्य घूमने लगे। कैसे भैया ने अपनी चप्पलें उसे दे दी, कैसे वो भूखे पेट सोया ताकि मीरा खा सके, कैसे उसने ट्रेन में थप्पड़ खाया। मीरा की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने अपने हाथ जोड़े और रूंधे हुए गले लेकिन एक बहुत ही मजबूत आवाज में कहा, सर, आप शायद मेरे भाई को एक साधारण मजदूर समझ रहे हैं। जब गांव के लोग मेरे फटे कपड़ों का मजाक उड़ाते थे और मुझे ताने मारते थे, तब मेरा भाई मेरे सामने ढाल बनकर खड़ा रहता था। जब शहर के बड़े लोग ऐसी में बैठकर पढ़ते थे, तब मेरा भाई कड़ी धूप में पत्थर तोड़कर मेरे लिए किताबें लाता था। सर, जिस कुर्सी की कीमत मेरे भाई का त्याग हो, ऐसी 100 कलेक्टर की नौकरियां मैं अपने भाई के पैरों की धूल पर कुर्बान करती हूं। मुझे ऐसा कोई रुतबा नहीं चाहिए जो मुझे मेरे भगवान भाई से जुदा कर दे। सॉरी सर, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर नहीं है। दोस्तों, ये कहकर मीरा अपनी कुर्सी से उठी। उसने अपना मिट्टी लगा एडमिट कार्ड उठाया और रोते हुए इंटरव्यू रूम से बाहर निकल गई। बाहर सूरज नंगे पैर तपती धूप में अपनी बहन का इंतजार कर रहा था। मीरा दौड़कर गई और सूरज के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ मेरी बच्ची? इंटरव्यू कैसा गया? सूरज ने घबराकर पूछा। चलो भैया यहां से, मुझे कोई अफसर नहीं बनना, मुझे बस आपके साथ रहना है। चलो वापस अपने गांव चलते हैं, मीरा सिसकते हुए बोली। सूरज को लगा कि शायद मीरा इंटरव्यू में फेल हो गई है। उसने बिना कुछ कहे मीरा के सिर पर हाथ फेरा और भारी मन से दोनों वापस अपने गांव लौट आए। गांव पहुंचते ही वही ताने मारने वाले लोग फिर से इकट्ठा हो गए। अरे देखो देखो, आ गई कलेक्टर साहिबा। हमें तो पहले ही पता था कि ये मुंह लटकाए ही वापस आएंगे। चले थे आसमान छूने। सूरज ने उन तानों को अनसुना कर दिया। उसने मीरा से कहा, तू रो मत मीरा, मुझे तेरी मेहनत पर पूरा भरोसा है। भगवान हमारे साथ कभी नाइंसाफी नहीं करेगा। दोस्तों, कुछ दिनों बाद एक सुबह गांव के पोस्टमैन ने सूरज के घर का दरवाजा खटखटाया। अरे ओ सूरज, दिल्ली से कोई सरकारी चिट्ठी आई है मीरा के नाम की। मीरा के हाथ कांप रहे थे। उसने डरते डरते लिफाफा खोला। अंदर का कागज पढ़ते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो जोर से चिल्लाई, भैया भैया,